नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने रिस्कुलम पाठशाला नामक ऐप पर। इसमें आपके लिए चल रही इस समय यूपी टेट की क्लासेस और यूपी टेट की संस्कृत क्लास, यूपी टेट सुपर टेट सीटेट हमने आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सुपर टेट लेवल के लिए, टेट और सुपर टेट लेवल के लिए संस्कृत का अध्ययन करवाएगा आप लोगों को। और इसकी फीस मात्र 499 रखी गई है। आज इसका टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन के आगे आप देख रहे होंगे 4/5 4/3 लिखा हुआ है। ये इसके भेद लिखे हुए हैं। तो 4/3 भेद क्यों लिखे हुए हैं, इसका विस्तार से हम आपको अध्ययन कराएंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे 4/3 क्यों होता है। इसलिए लिखा हुआ है 4/3 कि इसके भेद 3 या 4 में से कुछ होते हैं। चलिए समय का विलंब न करते हुए सीधे पहुंचते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है व्यंजन, इस पर पिछली क्लास में हमने आप लोगों को स्वर बताया था, स्वर के भेद बताए थे, स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताया था, स्वर के उच्चारण बताया था, स्वर के कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कैसा होता है, कैसे कितने भेद होते हैं, ये सब चर्चा हो चुकी है पिछली क्लास में। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे करेंगे हम कि जो भी आप क्लास देखना तो कोई क्लास मिस करके मत देखना। मिस करके देखने का तात्पर्य यह है कि अरे ये बीच वाली क्लास में छोड़ दें, आगे किसी भी चले जाए। शुरू से देखना, वैसे भी रिकॉर्ड हो जाता है, आप बार बार देख सकते हैं। अगर आप टाइम से नहीं आ सकते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। बस बीच में ना देखने का हमारा तात्पर्य यही रहा है कि बीच में नहीं देखोगे, सीधे अगली क्लास पहुंच जाओगे तो हो सकता है समझ में ना आए। शुरू से देखोगे, कंटिन्यूटी रहेगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, आइए चलते हैं व्यंजन के भेद बताते। देखिए, व्यंजन के सामान्यता भेद जो है वो 4 होते हैं। हिंदी में तो 4 बातें क्या है, संस्कृत में भी सामान्यतः 4 ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात ऐसी करें कि संस्कृत की वर्णमाला में व्यंजन के कितने भेद बताए गए हैं, तो वहां व्यंजन के केवल 3 भेद बताए गए हैं। मतलब सामान्य स्तर पर अगर ऐसे कहा जाए संस्कृत में व्यंजन के कितने भेद है, 4 हैं। लेकिन अगर हम ऐसे प्रश्न को करें कि संस्कृत की वर्णमाला के आधार पे व्यंजन के कितने भेद हैं, और संस्कृत की वर्णमाला क्या है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के आधार पर संस्कृत व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आपको वहां केवल 3 बताना है। बस केवल 3 भेद होते हैं, यही बताना है, चौथा भेद नहीं बताना। अच्छा, इस पे थोड़ी सी समस्या भी आती है। समस्या मतलब कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग पढ़ाते हैं और बताते हैं कि केवल संस्कृत के 3 ही भेद हैं, तो वो गलत नहीं पढ़ाते हैं, वो सही बता रहे हैं। बस वो सीधे माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बता दे रहे हैं, वो सीधे संस्कृत की वर्णमाला के आधार पर बता दे रहे हैं। वो हिंदी के चर्चा उनके प्रयोग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर हम संस्कृत में प्रयोग की आधार पर देखें तो जो इसका चौथा भेद है वो भी प्रयोग मिलता है। और जब प्रयोग मिलता है तो इसका मतलब है तभी तो प्रयोग में मिलता है, नहीं होता तो प्रयोग में कैसे मिलता। तो हम जब पढ़ाते हैं तो इसको इस तरह से पढ़ाते हैं कि जब कभी कहा जाए संस्कृत में व्यंजन के कितने भेद, तो 4 बताना है। और संस्कृत की वर्णमाला के आधार पे या माहेश्वर सूत्र के आधार पे संस्कृत में व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आपको 3 बताना है। भाई चौथा जो भेद है जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, वो तो आपको मिलेगा ना। आप क्षत्रिय लिखिए, क्षत्रिय में देखिए क्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। त्रिशूला लिखिए, त्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्ञानी लिखते हैं तो ज्ञा, जिसको हम ज्ञा बोलते हैं सामान्य भाषा में, वैसे ज्ञा होता है, तो ज्ञा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। संस्कृत में है, प्रयोग में आता है, तो या फिर भेद है नहीं तो गया आया कहां से। तो भेद है लेकिन वर्णमाला में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए हम अगर वर्णमाला के आधार पर कहें कि संस्कृत का भेद तो 3, और वैसे कहें संस्कृत में व्यंजन के भेद तो 4 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, इसका क्रम भी थोड़ा अलग है। संस्कृत की वर्णमाला के आधार पर चलेंगे तो संस्कृत में जो भेद तो वही है जो हिंदी में आप पढ़ते हो। हिंदी में तो 4 भेद पढ़ते ही पढ़ते हो, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये आप भेद पढ़ते हो हिंदी में। लेकिन संस्कृत में भी यही है, परंतु उनका क्रम बदला है। संस्कृत में जो सबसे पहले भेद मिलता है वो मिलता है पहले नंबर पे अंतस्थ व्यंजन का। किसका मिलता है, अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन किसका मिलता है, अंतस्थ व्यंजन का मिलता है। ठीक है। अच्छा, और हिंदी में अगर हम बात करें, यहाँ कार्नर पे हिंदी का बना दे रहे हैं, हिंदी में जो भेद होता है, हिंदी में व्यंजन के 4 ही भेद हैं, वहां तो क्लियर है 4 है बस। यहाँ पर पहले नंबर पर क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। दूसरे नंबर पे क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर पे क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। और चौथे नंबर पे क्या होता है, संयुक्त व्यंजन।
ये 4 भेद होते हैं और ये चारों भेद संस्कृत में आए हैं, लेकिन जो जिस क्रम में ये है उस क्रम में नहीं है। हिंदी में पहले नंबर पे स्पर्श, दूसरे पे अंतस्थ, तीसरे संपूर्ण, चौथे संयुक्त है, लेकिन संस्कृत में पहले नंबर पे आता है अंतस्थ व्यंजन, दूसरे पे स्पर्श, तीसरे पे ऊष्म और चौथे पे संयुक्त है। लेकिन संयुक्त व्यंजन संस्कृत की वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्र में नहीं है, इसलिए माहेश्वर सूत्र के आधार पर नहीं। आप कहोगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ लिखा है कि पहले नंबर पे अंतस्थ आता है? ऐसा माहेश्वर सूत्र में लिखा है। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हो तो माहेश्वर सूत्र में अयुड़, दीर्घ, ए ओम, ऐ औच, ये 4 माहेश्वर सूत्र स्वरों के होते हैं और उसके बाद व्यंजन शुरू होता है। तो स्वरों के बाद जो पहला सूत्र होता है वो हैवरट और लड़ का आता है। तो हैवरट लड़ अंतस्थ ही तो है। आइए इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो माहेश्वर सूत्र में हम बताएं कि वर्णमाला है अयुड़, दीर्घ, ए ओंग, ऐ औच, हैवरट, ये संस्कृत की वर्णमाला है और लड़। फिर यम गणनम झपाय घटदस शब्द आगे शुरू होता है। तो देखिए अयुड़ से लेकर के और दीर्घ तक ये जो ऐ औच तक जो 4 माहेश्वर सूत्र स्वरों के हो गए। तो स्वर हो गए सबसे पहले, फिर यहाँ से व्यंजन की शुरुआत होती है और व्यंजन की शुरुआत में देखो हैवरट लड़, ये सूत्र आता है, पहले हैवरट फिर लड़ है। तो हैवरट में देखो या वा रा ला अंतस्थ आया। इसके बाद फिर यम गणनम झपाय घटदस जब घटदस कप, इसकी विस्तृत व्याख्या हम कर चुके हैं यूट्यूब वाली क्लास में, अगर चाहो तो देख सकते हो, अन्यथा यहाँ तो आगे होगी ही होगी। जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे तो ये सब विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। अभी तो व्यंजन के भेद पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए स्वरों के बाद अंतस्थ व्यंजन पहले आते हैं, इसके बाद स्पर्श आएंगे, इसके बाद ऊष्म आएंगे। संयुक्त होते ही नहीं है माहेश्वर सूत्रों में, संस्कृत में प्रयोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन पहले नंबर पे आएंगे और दूसरे नंबर पे आएगा स्पर्श व्यंजन और तीसरे नंबर पे आएगा ऊष्म व्यंजन। तीसरे नंबर पे आएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो पहले नंबर पे अंतस्थ व्यंजन, दूसरे पे स्पर्श, तीसरे पे ऊष्म। संयुक्त माहेश्वर सूत्र में नहीं होता, लेकिन इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए एक एक क्रम से हम आपको पढ़ाते हुए चलते हैं, एक एक क्रम को बताते हुए चलते हैं। इनको अंतर तक हटा दे रहे हैं और अंतस्थ से शुरुआत करते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, अब अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं? जो हिंदी में आप पढ़े हो व्यंजन का वर्गीकरण वो संस्कृत से ही आया है, बस कुछ शब्दों का, कुछ स्थितियों का अलग है, स्थितियां अलग है, वो हम आपको बताएंगे। और कुछ इसकी परिभाषा अलग दी गई है, हिंदी में कुछ और परिभाषा देते हैं, संस्कृत में संस्कृत माध्यम से परिभाषा देते हैं, वही चीज है। कुछ परिभाषा ऐसी है जो हिंदी संस्कृत की सेम ही है, संस्कृत के परिभाषा का हिंदी अनुवाद कर दिया गया, हिंदी परिभाषा हो जाती है। संतक व्यंजन कितने होते हैं? 4, या, वा, रा, ला। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृत में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनका क्रम और हिंदी का जो अंतस्थ व्यंजन होता है उनका क्रम अलग अलग है। देखिए संस्कृत में या, वा, रा, ला लिखते हैं और हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कैसे लिखते हैं? ये काहे का क्रम है? ये संस्कृत का क्रम है। किसका क्रम है? ये संस्कृत का क्रम है। और हिंदी में जो क्रम होता है वो होता है या, रा, ला, वा, ऐसा क्रम होता है। ये काहे का क्रम है? ये हिंदी का क्रम है। अब सोचो ये क्रम काहे बदला हुआ है? भाई हिंदी के में जो वर्ण है, हिंदी का जो क्रम है वो हिंदी की वर्णमाला के आधार पे है, संस्कृत का जो अंतस्थ का क्रम है वो संस्कृत की वर्णमाला के आधार पे है। संस्कृत में पढ़ते हो जब माहेश्वर सूत्र, वही माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत की वर्णमाला है। तो जब माहेश्वर सूत्र पढ़ते हो तो माहेश्वर सूत्र में आपको इसका क्रम दिखाई पड़ता है, या, वा, रा, ला, वा। और दिखाते हैं इसका, ये देखो, इसमें देखो क्रम क्या है? या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला, ये क्रम है। तो या, वा, रा, ला संस्कृत क्रम हो गया। और जब हिंदी में जाते हैं तो इसमें हिंदी का क्रम हिंदी वाले के आधार पे होता है। इसीलिए कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है, दे दिया जाता है कि संस्कृत में अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम बताओ। तो संस्कृत में अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम या, वा, रा, ला है। या, रा, ला, वा दिया जाएगा, या, वा, रा, ला दिया जाएगा। तो आपको संस्कृत में इसका चयन करना है, इसका नहीं, ये हिंदी का है। दोनों अपनी जगह सही है, यही देखो अंतर है। यही हम आपको कहे थे कि जब हम संस्कृत पढ़ाएंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे तो हिंदी की चर्चा जरूर करेंगे, इसीलिए करेंगे चर्चा ताकि आपको अंतर पता चल सके।
अगर अंतर आप नहीं समझ पाओगे तो कैसे हल करोगे? यही छोटी छोटी चीजें हैं। मान लो हम अगर आपको ये अंतर ना बताते तो आप बारीकी पर ध्यान भी ना देते, हो सकता ना दे भी सकते थे, नहीं भी मान लो ना देते, और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता अंतस्थ का सही कर बताओ, तब तो दिमाग में पकड़ के भाई अरे हाय रे क्या ह्यूमन अंतर है, क्या है जरूर कुछ ना कुछ, तभी ऐसा पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो ये आप समझते रहिए। संस्कृत में यावार आला, हिंदी में यार अलावा होता है, और कितने अंतस्थ होते हैं? 4। अच्छा, इससे पहले आपको हम ये बता दें कि अंतस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है। अब अंतस्थ शब्द का अर्थ पूछा जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि जो अंदर से निकले, जो हृदय से निकले वो अंतस्थ होता है। वैसे हिंदी में पढ़ा भी जाता है, जो अंदर से निकले, जो हृदय से निकले वो अंतस्थ कहलाता है। अरे भाई, अंदर से तो सारे वर्ण निकलते हैं, ऐसा कोई वर्ण बता दो जो अंदर से ना निकलता हो। जिस दिन गले के अंदर से वर्ण नहीं निकलेंगे उस दिन तुम दूसरे तक तुम अपने वर्ण पहुंचा ही नहीं सकते हो। प्रत्येक वर्णों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ध्वनि की जरूरत होती है, और वो ध्वनि अंदर से आती है। ये जो गला है, गले के नीचे से अगर वर्ण ना निकाले ना तो मुंह से ध्वनि नहीं निकलती है, मुंह से खाली ऐसे बोल सकते हो। गाना गाओगे तो मुंह में कव्वाली होंगी, लेकिन इसके लिए ये मुंह चल रहा है हमारा, लेकिन आप तक आवाज नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हम गले के अंदर से आवाज नहीं निकाल रहे हैं। तो जितने भी वर्ण हैं वो गले के अंदर से निकलते हैं, ध्वनियां वहीं से निकलती हैं, मुंह से तो केवल उसमें परिवर्तन होता है। बांसुरी देखा? बांसुरी, बांसुरी जब बजाते हैं, अच्छा बांसुरी छोड़ो, हारमोनियम को उदाहरण देते हैं। हारमोनियम आप देखे होंगे, हारमोनियम जब बजाते हैं तो 2 तरीके से बजाते हैं। एक तो पीछे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो हवा भरी जा रही है, वो आगे से वो बटन दबा रहे होते हैं। वो हारमोनियम बिल्कुल शरीर पर आधारित है, और जो पीछे हवा भर रहे हैं वो हृदय से ध्वनि निकाल रहे हैं, और जो बटन दबा रहे हैं समझ लो दांत हैं, वो सब दांत है, मुखांग है, वो एक दूसरे के मुखांगों में वर्ण बदल रहे होते हैं। जैसे तुम जबान का ऊपर लगाते हो तो कोई वर्ण निकलता है, पीछे लगाते हो कोई और वर्ण, नीचे लगाते हो कोई और वर्ण, ओष्ठ टकराते हैं तो कोई और वर्ण निकलता है। ये सब वर्ण निकलने वाली बात कहाँ से हो रही है? उन बटनों से हो रही है, स्विच से हो रही है। और पीछे ये हवा भर रहे हैं, काहे से भर रहे हैं? एक ये क्या काम कर रहे हैं? ध्वनियां निकाल रही होती है। उसी तरह से ध्वनि यही निकलती है। तो अंतस्थ का मतलब केवल अंदर से निकलना नहीं, अंतस्थ का कुछ और अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है जानना चाहते हो? बताते हैं अंतस्थ का क्या मतलब होता है। देखिए, अंतस्थ वास्तव में शुद्ध रूप से ऐसे लिखते हैं, अंतः। अब यहां लिख देते हैं अंतः। 2 शब्द हैं, एक है अंतः और एक है इष्ट। अंतः माने होता है मध्य में, अंतः माने क्या होता है? मध्य में। और इष्ट माने क्या होता है? इष्ठा धातु होती है संस्कृत की। इष्ट माने विराजमान, ठहरना, रुकना। तो अंतः इष्ट, अंतः माने मध्य में, इष्ट माने ठहरना या रुकना। तो अंतस्थ माने क्या हो जाएगा? अंतस्थ का मतलब हो जाएगा मध्य में ठहरे, मध्य में रुके, मध्य में विराजमान रहे, वो अंतस्थ कहलाता है। अब किसके मध्य में विराजमान रहे? तो जो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में रहे वो अंतस्थ कहलाते हैं। जो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में रहते हैं वे अंतस्थ कहलाते हैं। अब तुम पढ़ोगे, कहोगे अरे हमने तो वर्णमाला कभी देखा नहीं है अंतस्थ स्वर और व्यंजन के मध्य में हो। अंतस्थ हम देखें स्पर्श और ऊष्म के मध्य में होते हैं। जब का खा गा अंगा चा छा जा इया टा ठा डा ड़ा ता था ता ना पा फा पा मा के खत्म होता है, तब यार अलावा शुरू होता है। फिर उसके बाद सा 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 आ जाता है। तो सा 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 ऊष्म हो गया, का से मा तक तो स्पर्श हो गया, बीच में अंतस्थ आता है। तो स्वर और व्यंजन के मध्य में कहाँ आए हैं? भैया तुम हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहे हो, ये हम संस्कृत में बता रहे हैं। संस्कृत की वर्णमाला में आओ, संस्कृत के वर्णमाला में आपको पता चलेगा कि जो अंतस्थ है वो स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं। अब आप संस्कृत, और संस्कृत की वर्णमाला क्या? माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र में चलते हैं। तो देखो, हैवरट लड़, फिर यंगणम, झफाय। अब इसी तरह से आगे सब सूत्र लिखे होते हैं। तो देखो यहां से यहां तक केवल स्वर है। 4 माहेश्वर सूत्रों में 14 में से 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर है, और यहां से लेकर आगे के 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन है। अब इसमें अंतस्थ कहाँ है? हयवरट लड़, यहाँ पर अंतस्थ, ये अंतस्थ है। अब देखो ये अंतस्थ है, या वाला अंतस्थ है। अब इसके एक तरफ स्वर आ गए सारे, और इसके एक तरफ सारे व्यंजन आ गए। अब इसके आगे जो व्यंजन हमने नहीं लिखा वो सारे व्यंजन ही है, सूत्र है। तो दोनों के मध्य में हो गया कि नहीं हो गया? और जब दोनों के मध्य में हो गए इसलिए कहते हैं स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हो। अब चूंकि हिंदी में तो ये होता नहीं है कि स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हो,
तो इसीलिए हिंदी में नहीं कहा जाता है कि अंतस्थ माने जो मध्य में स्थित हो, किसके मध्य में, स्वर और व्यंजन के, क्योंकि ऐसा अगर कहें कि स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित उन्हें अंतस्थ कहते हैं तो वहां दिखाना पड़ेगा, वहां आई नहीं ये सब। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है कि अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है, अंतस्थ का मतलब जो स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित, मध्य में, क्योंकि अंतस्थ शब्द संस्कृत की नकल करके हिंदी में गया है, शब्द तो चला गया लेकिन उसका अर्थ नहीं ले जा पाए। अर्थ इसलिए नहीं ले जा पाए हिंदी में क्योंकि अर्थ अगर ले जाते तो उनको दिखाना पड़ता ना, जबकि वहां पर वर्णमाला तो चेंज है। तो इसलिए अंतस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। अच्छा, स्वर और व्यंजन के दोनों के मध्य में है, इसीलिए इनके ऊपर दोनों का प्रभाव है, स्वर का भी है और व्यंजन का भी है। इसीलिए इनको ये जब भाई कोई किसी चीज के बीच में होंगे तो दोनों का प्रभाव के ऊपर होगा ही करेगा, और जब दोनों का प्रभाव के ऊपर होगा, दोनों का प्रभाव के ऊपर होगा तो दोनों की थोड़े थोड़े चीजें इनके अंदर शामिल हो जाएंगी। इसीलिए इनको यावाराला को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनका दूसरा नाम होता है, इनका दूसरा नाम है अर्धस्वर। क्या नाम है, अर्धस्वर। क्यों, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के मध्य में है तो आधा प्रभाव इनका स्वर का प्रभाव इनके ऊपर है, आधा व्यंजन का प्रभाव है, इसीलिए इनको अर्धस्वर के भी नाम से जानते हैं। हाँ, यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब हम संस्कृत में अर्धस्वर कहते हैं, जब हम संस्कृत में अर्धस्वर कहते हैं तो उनकी संख्या चारों हो जाती है, मतलब चारों अर्धस्वर हो जाते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में अर्धस्वर कहते हैं तो हिंदी में चारों को अर्धस्वर नहीं कहा जाता है, केवल दो को अर्धस्वर कहा जाता है। किसको, या और वा को। ठीक है, इस तरह से जब कभी हिंदी पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए, हिंदी में, कि अर्धस्वर कितने हैं, हिंदी में अर्धस्वर कितने हैं, तो कितना बताओगे, दो, या और वा। और संस्कृत में कहें अर्धस्वर कितने हैं तो चारों बता दोगे, ये भी अंतर याद रखना। नहीं तो हिंदी में पूछे अर्धस्वर कितने हैं, तुम संस्कृत में 4 पर टिक लगा दोगे, गलत हो जाएगा। या हिंदी पूछे अर्धस्वर कितने हैं, तुम संस्कृत का 4 पर टिक लगाओ, गलत होगा। संस्कृत में पूछे और हिंदी के 2 पर टिक लगाओ तो गलत होगा, दोनों अलग अलग है। तो अर्धस्वर संस्कृत में 4 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। ठीक है, तो इनको अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा, इनको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनको यड़ के नाम से भी जानते हैं, इनको यड़ भी कहा जाता है। क्यों यड़ इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजनों को, इसलिए यड़ कहा जाता है कि ये यड़ प्रत्याहार बनता है और उस यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आ जाते हैं। यड़ प्रत्याहार बनता है, उसी के अंतर्गत ये चारों वर्ण आते हैं, इसलिए उनको यड़ कहते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक प्रत्याहार बना लो, प्रत्याहार तो आप जान रहे होंगे, या से ड़ा तक एक प्रत्याहार बना लो, या वा ला, तो क्या बन जाएगा, यड़ बन जाएगा। अब यड़ प्रत्याहार में ये चारों वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए इनको यड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो समय देखना। साथ ही साथ इनको मृदु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदु स्वर। मृदु स्वर इसलिए कहते हैं कि ये स्वर तो है नहीं लेकिन मधुर मधुर स्वर जैसे हैं, इनका उच्चारण स्वर जैसा मधुर मधुर होता है, इसलिए इनको मृदु स्वर भी कहते हैं। तो एक बार फिर से देखना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। संस्कृत में इनका क्रम होता है या वा ला, और हिंदी में इनका क्रम होता है या रा ला वा। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हो ऐसे वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है। दूसरी चीज, इनका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम अर्धस्वर होता है। अर्धस्वर, एक बात और समझ लो, अर्धस्वर समझने वाली बात यह है कि हिंदी में भी अर्धस्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या 2 बताई जाती है। कौन से 2, या और वा को। लेकिन संस्कृत में अर्धस्वर चारों होते हैं, या वा ला जो चारों है अर्धस्वर होते हैं। इनको यड़ के नाम से भी जानते हैं। क्यों यड़ कहते हैं, जैसे मान लो पेपर में कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए यड़ कितनी होती है, तो समझ जाओ अंतस्थ पूछ रहा है। अर्धस्वर कितने हैं संस्कृत में, तो समझो अंतस्थ पूछ रहा है। मृदस्वर पूछ रहे, समझो अंतस्थ पूछ रहा है। यड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत या वा ला ये चारों वर्ण आते हैं, इसलिए इनको यड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी संस्कृत में परिभाषा वृत्ति क्या दी गई है, वृत्ति दी गई है यड़ोन्तस्था। क्या दी गई है, यड़ोन्तस्था। यड़ोन्तस्था मतलब यड़ो अंतस्था, अर्थात यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। यड़ोन्तस्था, वृत्ति याद रखो। यड़ मान लो पेपर में ऐसे दे दे, यड़ो डैश डैश लगा दें, कह रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यड़ो लिख दे ऐसे,
ऐसे यड़ो लिख दी, यड़ो, और वहां पर डेट डेट लगा देंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या करोगे, अंतस्थाः, यड़ोन्तस्थाः, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। समझ गए, कर ले जाओगे अब। ये पहले नंबर पे अंतस्थ व्यंजन था। दूसरे नंबर पे आता है स्पर्श व्यंजन। क्या आता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आपने हिंदी पढ़ रखा है। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। कौन से 25 होते हैं, वही का से लेकर के मा तक 25 व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, इनका एक और नाम भी है, इनका दूसरा नाम भी है। दूसरा क्या नाम है इनका, दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। इनको स्पर्श भी कहते हैं, इनको वर्गीय भी कहते हैं। ठीक है, इनको एक स्पृष्ट के नाम से भी जानते हैं। स्पृष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका आभ्यंतर प्रश्न स्पृष्ट होता है, इसलिए इनको स्पृष्ट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि स्पृष्ट और स्पर्श दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, लेकिन चाहे वर्गीय व्यंजन कहें, चाहे स्पृष्ट कहें, चाहे स्पर्श व्यंजन कहें, इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, स्पर्श क्यों कहते हैं, स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में किसी न किसी मुखांग में जीभ अच्छे से स्पर्श कर जाती है। हालांकि हर वर्ण में स्पर्श करती है, लेकिन इनके उच्चारण में जीभ किसी न किसी मुखांग का बहुत अच्छे से स्पर्श कर जाती है, बहुत कायदे से स्पष्ट रूप से स्पर्श कर जाती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्गों में बटा होता है। हिंदी में वर्गों में बटा होता है, हालांकि हिंदी नहीं, संस्कृत में भी वर्गों में बांटे गए हैं। ये वर्गों में बटा होने के कारण को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के नाम से बटा होता है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ वर्गीय व्यंजन वर्गीकरण करते हैं वर्गीय व्यंजन का खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, था, ना, पा, बा, भा, मा। अब ये देखो, पांचों जितने भी वर्ग हैं, सारे वर्ग लिखे, सारे स्पर्श व्यंजन। का से मा तक के ये जो 5 वर्गों में विभाजित है, ये स्पर्श व्यंजन है। अब देखना, 5 वर्गों में जो स्पर्श व्यंजन विभाजित हैं, इनमें से ये जो पहली वाली लाइन है, पहला है ये, इसको कहते हैं कवर्ग। क्या कहते हैं, कवर्ग। दूसरे वाले को कहते हैं चवर्ग, तीसरे वाले को कहते हैं टवर्ग, चौथे को कहते हैं तवर्ग, पांचों को कहते हैं पवर्ग। ठीक है, तो अब देखिए, ये एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, 5 वर्गों में विभाजित होने के कारण इनको वर्गीय कहते हैं। अच्छा, वर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ग माने होता है समूह। ये छोटे छोटे 5 समूहों में विभाजित है। जैसे ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ये एक समूह में विभाजित है। इस समूह का जो पहला अक्षर है, उसी के नाम पर इसका वर्ग का नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है। पहला अक्षर का, तो इस समूह का नाम हो गया कवर्ग। इसी तरह से इस समूह में 5 अक्षर, चाचा, इसका जो पहला अक्षर, इस आधार पर इसका नाम एक वर्ग रख दिया गया है, चवर्ग। इस तरह ये टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो वर्ग माने समूह, 5 वर्णों का एक समूह है, उसका जो पहला अक्षर होगा, उसी के आधार पर उस वर्ग का नामकरण कर दिया गया है। पहला अक्षर का है तो कवर्ग, चा है तो चवर्ग, टा है तो टवर्ग, ता है तो तवर्ग, और पा है तो पवर्ग के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं तो वर्ग के नाम से जाना जाता है, अगर ऐसे ऐसे पढ़े तो वर्ण के नाम से जाना जाएगा। वर्ण के नाम से, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, और ये पांचवा वर्ण है। अगर हम इसको ऐसे कह दें, कवर्ग का पहला अक्षर तो का, चवर्ग का चा, टवर्ग का टा, तवर्ग का ता, और पवर्ग का पा। और अगर हम कहें सभी वर्गों का पहला अक्षर, तो ये वाली लाइन, सभी वर्गों के पहले अक्षर तो का, चा, टा, ता, पा। सभी वर्गों के दूसरे अक्षर खा, छा, ठा, था, फा। सभी वर्गों के तीसरे अक्षर गा, जा, डा, दा, बा। सभी वर्गों के चौथे घा, झा, ढा, था, भा। और सभी वर्गों के पांचवे अंगा, इया, डाना, मा। इसीलिए इसको प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर कहते हैं।
समझ गए। तो का से मा तक के जो व्यंजन होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम वर्गीय भी होता है, अगला नाम स्पृष्ट व्यंजन भी होता है। और वर्गीय इसलिए होता है कि छोटे छोटे वर्गों में पांच वर्णों के एक समूहों में विभाजित होते हैं। वर्ग शब्द का अर्थ समूह होता है, समूह में विभाजित होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या दी गई है, देखो इसकी परिभाषा ये दी गई है, कादयो मांसाना स्पर्शा, कादयो मांसाना स्पर्शा, ये इसकी परिभाषा दी गई है। अब इसका मतलब है, इसका मतलब तुम लोग जानते हो, इसका मतलब हिंदी में जानते हो, कादयो मांसाना स्पर्शा। कादयो शब्द जो बना हुआ है ये बना है का प्लस आदयो, और मांसाना शब्द जो बना है मा प्लस अवसाना। अब इसका मतलब क्या, देखो आदयो का मतलब, आदयो जो शब्द बना है वो आदि से बना है। किससे बना है, आदि शब्द से। वो आदि का मतलब होता है शुरुआत करना। तो कादयो का मतलब का से आदि, अर्थात का से शुरू करके, का आदयो, आदयो बना आदि से, आदि जिसका मतलब होता है शुरू करना। तो कादयो का मतलब हो जाएगा का से शुरू करके या प्रारंभ करके। और मांसाना, अवसान शब्द का अर्थ होता है समाप्ति। अवसाना लिखा है, अवसान शब्द का अर्थ होता है समाप्ति। तो लोग हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी में कवि या लेखकों जीवन परिचय पढ़ते थे। सन 1980 में इनका देहावसान हो गया, 1870 में इनका देहावसान हो गया। देह अवसान हो गया, देह की समाप्ति हो गई या देह का विराम हो गया। तो अवसान का अर्थ समाप्ति या विराम होता है। अभी जब विसर्ग संधि पढ़ोगे तो वहां भी एक शब्द मिलेगा अवसान, वहां भी अवसान, उसका मतलब ही समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मावसाना माने माँ की समाप्ति तक। कादयो मतलब का से प्रारंभ करके, का से शुरू करके, और मावसाना माँ की समाप्ति तक जो व्यंजन होते हैं इनको स्पर्श कहा जाता है। वही बात जो हिंदी कहते हैं का से लेकर माँ तक के, वही बात यहाँ कहा गया। का आदयो, का से शुरू करके, माँ अवसाना माँ की समाप्ति तक जो व्यंजन होते हैं स्पर्शाः उनको स्पर्श कहा जाता है। का से शुरू करके माँ की समाप्ति तक जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श कहते हैं। अब चाहे हिंदी में कह दो का से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं, और चाहे संस्कृत में रख लो कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसाना स्पर्शाः, कादयो मावसाना स्पर्शा। 2017 का पुराना पेपर उठा के देख लेना, पुराने पेपर में यहाँ से प्रश्न बना था। क्या प्रश्न बना था, ऐसे दिया गया था, कादयो मावसाना और फिर डैश डैश डैश, 4 विकल्प दे दिए गए थे। स्पर्शाः अंतस्थाः ऊष्माः संयुक्ताः। क्या पढ़ोगे यहाँ, तो देखिए अब तो समझ गए। कादेव मावसानाः स्पर्शाः, कादेव मावसान स्पर्श कहलाता है। का से आरंभ करके माँ के समाप्ति तक व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। समझ गए स्पर्श व्यंजन को बारे में। एक बार फिर से बताते हैं, स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या 25 होती है। अच्छा 25 को अगर हम संस्कृत में लिखें तो कैसे लिखेंगे, पंचविंशति। क्या लिखेंगे, पंचविंशति। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन जो है संस्कृत में संख्या दे देता है, क्या समझे। अब जब संस्कृत में संख्या दे देगा तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारे पास समस्या होगी, संख्या भी जानते रहना। संख्याओं की क्लास हम लेंगे लेकिन साथ साथ में हम बताते हुए चलते हैं। अगर संस्कृत में विकल्प दिया तो पंचविंशति को चुनना। पंच मतलब 5 और विंशति माने 20, तो पंचविंशति माने क्या हो जाएगा, 5 और 20 बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको स्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 वर्गों में, छोटे छोटे वर्गों में ये विभाजित होता है। स्पष्ट पृष्ठ भी कहते हैं, स्पष्ट का अर्थ भी छूना ही होता है, इन दोनों का सेम अर्थ है। इसकी परिभाषा कादयो मावसाना स्पर्शाः, कादयो मतलब का से प्रारंभ करके, मावसाना माने माँ की समाप्ति तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी आप ये पढ़ा है तो वर्ग कौन कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। हाँ यहाँ एक चीज और साथ में ध्यान रखना, अगर हम कवर्ग चवर्ग, संस्कृत में क्या होता है वर्गों के नाम से जाना जाता है, लेकिन हिंदी में वर्गों के नाम से ज्यादा जाना जाता है। संस्कृत में उदित के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं का खा गा घा अंगा, इनको कहते हैं तो कवर कहते हैं, लेकिन संस्कृत में कवर्ग नहीं कहेंगे, केवल कु कह देंगे। जो अर्थ कवर्ग बताएगा वही अर्थ कु बताएगा। कवर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा, तो कु का मतलब भी का खा गा घा अंगा ही है। चवर्ग का मतलब चाचा डढ़ा इया, तो चू का मतलब भी चाचा डढ़ा इया ही है। टवर का मतलब टाठा डढ़ा ड़ा, तो टू का मतलब भी टाठा डढ़ा ड़ा हो जाएगा। टवर का मतलब ताथा डढ़ा ना, टू का मतलब ताथा डढ़ा ना, और इसी प्रकार से टू का मतलब पापा पापा माँ। तो कु टू 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 टू,
ये जो 5 होते हैं इनको उदित के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। तो हिंदी में तो वर्ग के नाम से आसानी से जानते हैं, लेकिन संस्कृत में उदित के नाम से जानते हैं। जैसे हम जिसको हिंदी संस्कृत में हम हिंदी में अगर काखा गघा अंगा को संक्षेप में कहना हुआ तो कवल्ग कह देंगे, लेकिन संस्कृत में काखा गघा अंगा को कहना होगा तो कू कह देंगे। सेम वही अर्थ होगा। ऐसे ही हिंदी में चाचा चाचा इया कहना है तो चवर्ग कह दिया, संस्कृत में चाचा चाचा इया कहना है तो चू कह दिया। इसी तरह से टू कह दिया, तू कह दिया, पू कह दिया, और पू टू टू तू पू जो ये 5 हो गए, क्या कहलाते हैं? उदित। इसके लिए एक सूत्र लिखा है, कुचु टुतुपु एते उदिताः। कुचु टुतुपु एते उदिता, सूत्र मतलब वृत्ति दी गई है। कुचु टुतुपु एते उदिता, कुचु टुतुपु ये 5 उदित कहलाते हैं। समझ गए? तो ये स्पर्श व्यंजन था। इसके बाद फिर बारी आती है ऊष्म व्यंजनों की। तीसरे नंबर पे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में बहुत ज्यादा नहीं समझना है, कोई अंतर संस्कृत से हिंदी भाई नहीं है, सिर्फ ऊष्म व्यंजन और कोई नामकरण विशेष नहीं किया गया, बस एक त्योहार का नामकरण किया गया है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है, श, श, स और ह। इनका क्रम हिंदी और संस्कृत में समान होता है। इनका जो दूसरा नाम है वो होता है शल, क्योंकि सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए ऊष्म का दूसरा नाम शल होता है। अब शा 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 हा, इनमें देखो नामकरण का थोड़ा दिक्कत होता है। 3 शा है, तीनों शा का अलग अलग नाम होता है। देखो ये वाला शा है, इसको बोलते हैं तालव्य शा। तालव्य शा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण तब होता है जब जीभ तालु का स्पर्श करे, जीभ ऊपर ताल पे स्पर्श करती है तो उसको तालव्य शा बोलते हैं। ये वाला जो सा है इसको कहते हैं मूर्धनीय सा। कौन सा कहते हैं? मूर्धनीय सा। और मूर्धनीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, क्योंकि जब जीभ मूर्धा में लेते, मूर्धा मतलब जीभ पीछे मोड़ कर लेके जाते हैं। अच्छा, जीभ को पीछे मोड़ कर लेके जाओ, कष्ट इतना मोड़ के ले जाओ जिससे लौट आओगे, वही ना रह जाए, तो वहां बोलो शा, तो ये मूर्धनीय सा होता है। तीसरा है दंतीय सा, इसको बोलते हैं दंतीय सा। दंतीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण तभी होगा जब जीभ दंत का स्पर्श करती है, दांत का स्पर्श करती है। ऐसे सा, अब देखना तालव्य सा में जीभ तालु में लगेगी, तालु ऊपरी भाग में थोड़ा सा, शा। मूर्धनी में को पीछे लेके जाओ, शा, और दंती में जीभ दांत में लगेगी, सा। तीनों शा हो गए और बाकी हा है, तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम शल भी होता है। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं समझना है, बस इसकी जो वृत्ति है वो बता दे रहे हैं। शल ऊष्माणः, शल ऊष्माणः, अर्थात जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं वे ऊष्म कहलाते हैं। शल ऊष्माणः, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। चौथे नंबर पे आता है संयुक्त व्यंजन। देखो यहां तक तो संस्कृत की वर्णमाला में व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीनों वेद संस्कृत की वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्र में हैं। लेकिन जो संयुक्त नाम का व्यंजन का भेद है वो संस्कृत की वर्णमाला में नहीं है। आइए चलते हैं, जो अगला है और अंतिम है संयुक्त व्यंजन, ये संस्कृत की वर्णमाला में नहीं है। संयुक्त व्यंजन का सामान्यता भेद कितना? देखो पहले संयुक्त व्यंजन 3 ही होते थे। कौन कौन से? श, त्र और ज्ञ। लेकिन आजकल चलन में एक श्रा भी आ रहा है, तो हम चारों मान ले रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते क्यों हैं? संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 भिन्न भिन्न व्यंजन से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, 2 व्यंजन से मिलकर बना नहीं कहना है, 2 भिन्न भिन्न व्यंजन से मिलकर बना कहना। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं। स्वर वाली कक्षा में हमने आपको समझाया है, संयुक्त स्वर भी 4 ही हैं और व्यंजन भी 4 ही पढ़े जाते हैं। कौन से 4 हैं संयुक्त स्वर? ए, ऐ, ओ, औ। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, य, श्रा, 4 होते हैं। अब ध्यान ये देखने वाली बात है कि संयुक्त का मतलब हम लोग कह देते हैं संयुक्त का मतलब 2 से मिलकर बना। नहीं भाई, संयुक्त का मतलब 2 से मिलकर बना सामान्य भाषा में होता होगा, लेकिन संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो वहां 2 से मिलकर बना है, लेकिन पूरी परिभाषा ऐसे है कि 2 भिन्न भिन्न से मिलकर बना। अगर 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बनेगा
तो संयुक्त स्वर कहेंगे, और दो भिन्न व्यंजन से मिलकर बनेगा तो संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ध्यान रखना, दो से मिलकर दीर्घ स्वर भी बनते हैं, लेकिन उनको संयुक्त नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। छोटा छोटा बराबर बड़ा, ये स्वर वाली कक्षा में हमने बताया, उसको आप देखेंगे। इसी तरह दो समान स्वरों से, अगर सॉरी समान व्यंजनों से मिलकर कोई व्यंजन तैयार होगा तो उसको द्वित्व कहेंगे, और दो भिन्न भिन्न व्यंजन से मिलकर तैयार होगा तभी संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, अब दो समान व्यंजन से मिलकर बने, जैसे कह दिया जाए आधा जा और ये जा, या तो गन्ना लिखा, देखो कभी कभी गन्ना ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ जो ये ना बना है, ये जा बना, ये द्वित्व है। हालांकि द्वित्व का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता है, संस्कृत में कहना होगा हम संयुक्त कह देंगे इसको भी, लेकिन ध्यान रखना है दो समान व्यंजन से मिलकर बनेगा तो द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा, लेकिन दो भिन्न व्यंजन से मिलकर बनेगा तो संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। सामान्यता से चार ही हैं देखने में, जिनको अलग स्थान दिया गया है, लेकिन संयुक्त व्यंजन बहुत है। किसी दो व्यंजन को मिला के बना दो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अब जैसे देखो ये है, इस तरह व्या बना दिया जाता है, विद्या लिखा जाता है, तो ये भी तो संयुक्त हो गया, लेकिन इसको स्थान नहीं दिया तो बहुत है, इसीलिए संस्कृत में स्थान नहीं दिया गया कि कितनों को हम स्थान दें। तो सामान्यतः चार मानना है, कौन से? क्षात्रा ज्ञात्रा। हालांकि संस्कृत की वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब कौन किससे मिलकर बना है, यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा गया। क्षात्रा ज्ञात्रा, कौन किससे मिलकर बना? क्षा जो है वो का, आधा का और फिर मूर्धन्य सा से मिलकर बना है। त्रा जो है वो ता प्लस ला से मिलकर बना है। जो ज्या है वो जा प्लस न्या से मिलकर बना है। सा जो है वो तालव्य सा प्लस ला से मिलकर बना है। एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग इन दोनों वर्णों को बहुत गलत बोल देते हैं, इसको हम छा बोलते हैं। छा नहीं भैया, क्षा है, क्योंकि आधा का और सा से मिलकर बना, तो इसको चरण दो क्षा। और इसको तो पूरा 100% गलत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अरे कहाँ गया है इसमें, कहीं गा है ना कहीं या है, ज्या बोलते हैं इसको। जा और न्या से मिलकर बना है, तो क्या बोले? अगर हम इसको जैसे मिलकर बना वैसे उच्चारण करें तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इसको ज्या बोलते हैं तो दिमाग में था क्या मतलब गा और या से मिलकर बना, क्या तो याद करना पड़ता नहीं, ज्या और न्या से मिलकर बना है। अगर हम इसको ज्या ही बोल दें, पहले से ही ज्या बोल दें, पहले से ही ज्या कह दें, तो ज्या 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 ऐसा कह दें, तो हमको याद करने की जरूरत नहीं कि ज्या और यहाँ से बना, उच्चारण अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से चार होते हैं, कौन से? क्षात्रा ज्या और श्रा। ठीक है, तो ये व्यंजन की कक्षा थी। आज की क्लास में इतना ही। और देखिए आज हमने क्लास जो है जल्दी ले ली है, हमको कहीं बाहर जाना था, 2 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब था, कल क्लास नहीं हो पाई थी और आज जल्दी ले ली है। कल से क्लास अपने राइट टाइम से ही चलेगी, जैसा टाइम है वैसा। मान लीजिए अगर किसी दिन किसी कारणवश क्लास नहीं होती है तो उसकी क्लास आगे पीछे कर दी जाएगी। अभी तो सामान्यतः 5 दिन क्लास रखी गई है, सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। शनिवार रविवार को अगर मान लीजिए बीच के दिनों में किसी दिन क्लास नहीं ले पाते तो शनिवार और रविवार को क्लास फिर ली जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप अपना अध्ययन लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे।